अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ है जी साजिद यूसुफ साहब और साजिद को हम जानते हैं, आप लोग भी देखा करते हैं डिफरेंट चैनल्स पे। कश्मीर से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच। सलामुकुम, नमस्कार, आदाब। साजिद, आज हम बात करेंगे कश्मीर के इलेक्शंस तो हो गए। अब बहुत इत्मीनान से इलेक्शंस हो गए, या आपको लगता है कि नहीं 10 साल के बाद कुछ प्रॉब्लम भी आई? ये बात भी हम सबसे पहले कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहली चीज़ है कि कोई भी इलेक्शन छोटा या बड़ा नहीं होता है। ये जम्मू कश्मीर का 2019 के बाद ही तीसरा इलेक्शन है। इससे पहले भी 2019 में म्युनिसिपल और पंच के इलेक्शन हो चुके हैं 2020 के अराउंड। फिर उसके बाद आज से पहले अगर हम 6 महीने की बात करें, 6 महीने पहले पार्लियामेंट इलेक्शंस का भी यहाँ पे जो है यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे। तो आज असेंबली इलेक्शन जो है वो 10 साल के बाद हुए। एंड मुझे नहीं लगता कि कोई भी कमी पेशी इसमें देखने को मिली, क्योंकि ये एक ऐसा इलेक्शन था जिसमें हर किसी वर्ग के लोगों को मौका मिला इलेक्शन लड़ने का। चाहे जमात इस्लामी जो है उनने भी इलेक्शन लड़ा, चाहे सेपरेटिस्ट ग्रुप है उनने भी लड़ा, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक क्यों ना रखते हो, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो थे वो भी इस चीज़ में जो है इस इलेक्शन में उनकी भी शमूलियत देखने को मिली। और मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शन है इसमें किसी ने भी उंगली नहीं उठाई कि ये इलेक्शन जो है फेयर इलेक्शंस नहीं थे। हर किसी ने इस इलेक्शंस पे कहा कि ये साफ सुथरा इलेक्शंस था, कोई शक और शोभा की बात नहीं थी। और मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हर कोई इस इलेक्शन से खुश है, क्योंकि रिजल्ट्स हमारे सामने हैं कि साफ सुथरे रिजल्ट्स आए हैं। और कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेगी कि वो इस चीज़ में धांधली करते या कुछ और अपना सिक्का जमा लेते। सो इट वाज अ फेयर इलेक्शंस इन द जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द गैप ऑफ ऑलमोस्ट 10 इयर्स, और लोग इस चीज़ से खुश भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन जाहिर है कि 10 साल के बाद इलेक्शंस हुए हैं, मेन इलेक्शंस जैसे कि आप भी बता रहे हैं, तो इस वजह से काफ़ी लोगों को था कि किस तरह से हुए हैं और फिर इलेक्शंस हैं या नहीं। लेकिन जो नई गवर्नमेंट आएगी, क्या चैलेंजेस हैं उनके सामने? इसलिए कि इससे पहले, इलेक्शन से पहले जो बात की जा रही थी और हम लोग जो यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के सुन रहे थे या पढ़ रहे थे, वो यही था कि कांग्रेस कह रही थी कि जी हम 370 वापस ले आएंगे अगर हम आ गए। और दूसरी तरफ बीजेपी का तो यही कहना था कि दायरा 370 जो है उसको भूल जाएं। तो अब जो नई गवर्नमेंट आई है, आपके ख्याल से उनके लिए क्या नए चैलेंजेस कौन से होंगे? क्या वही हंगामा रहेगा कि कभी कोई कह रहा है कि यहाँ पर 370 ले आए, कोई कह रहा है ना ले आए, या कुछ और आगे आपने देखा है? देखिए, जहाँ तक बात है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो है यहाँ पे अलायंस हुआ था। जो ये लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, फ्रेंडली सीट्स पे लड़ रहे थे। जहाँ जहाँ कांग्रेस का कोई कैंडिडेट लड़ रहा था, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट नहीं लड़ रहा था। और जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट लड़ रहा था, वहाँ कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं लड़ रहा था। सो इट वाज अ फ्रेंडली इलेक्शंस बिटवीन द नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस। एंड जहाँ तक ताल्लुक है पॉलिटिकल पार्टीज की, अगर आज हम बात कर ले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है, आज उनने यहाँ इलेक्शन जीता है। और जो इनने वादे किए हैं, जैसे आपने कहा कोई डिफिकल्टीज हैं जो इन लोगों ने प्रॉमिस किए हैं, क्या वो डिलीवर कर पाएंगे? इनके मैनिफेस्टो अगर आपने देखे होंगे, इनके मैनिफेस्टो जो है, आई थिंक कि वो पूरे जो है मैनिफेस्टो जो है, वो झूठ पे ही निर्भर था। इनका इलेक्शन या इनका जो मैनिफेस्टो था, उसमें इन लोगों ने जिक्र कर लिया कि हम 370 वापस लाएंगे। एंड वो आपको भी पता है कि एक असेंबली जो है वो इस चीज़ को वापस नहीं ला सकती, क्योंकि मैटर जब सब जुड़े था, जब तक मैटर पार्लियामेंट में था, पार्लियामेंट के बाद जब मैटर्स आपने सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट इज द हायर एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री। तो जब उसने इस चीज़ को नलिफाइड कर लिया, दैट मीन्स दुनिया की कोई ताकत इसको वापस नहीं ला सकती। अब आपने लोगों के साथ इमोशनल कार्ड खेला, आपने कहा इनको हम 370 वापस लाएंगे, लेकिन ये नहीं बताया कैसे लाएंगे वापस। आपने कहा ऑटोनॉमी बताया, वो तो पिछले 35 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस बता रही है हम ऑटोनॉमी लाएंगे, लेकिन 35 साल से तो ऑटोनॉमी देखने को नहीं मिला। तो इनके जो ये मैं ये कह सकता हूँ, इनके मैनिफेस्टो में जो जो चीज़ें लिखी है, मुझे नहीं लगता कि कहीं ये चाहे उसमें 1% भी कोई चीज़ फुलफिलमेंट कर ले। और अगर इन लोगों ने ये गलती इस बार कर ली कि इन लोगों ने अगर ये मैनिफेस्टो पे फुलफिल नहीं हुए, तो लोगों का जो गुस्सा है या आक्रोश है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि 10 साल के बाद इलेक्शंस होना और फुल बहुमत से यहाँ के लोगों ने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताया। जैसे मैंने कहा, जमात इस्लामी भी इलेक्शन में लड़ रही थी, यहाँ हुर्रियत के लोग भी इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन लोगों ने उन जैसी ताकतों को
लड़काया उनको एक्सेप्ट नहीं किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे सीट जो है सबसे ज्यादा जो सीट्स है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें जो कि रूलिंग पार्टी है मरकज में, उनको 29 सीट्स मिली है, यहाँ जम्मू में मिली। कश्मीर का तो उनको यहाँ कोई सीट मिली नहीं, बट अगर हमने ग्राफ देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर से भी उनका जो वोट परसेंटेज वो बहुत हाई हुआ है। अगर हम पिछला 2014 इलेक्शन देख ले, तब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को बहुत ही 1 या 2 डिजिट्स वाले जो है इनको वोट्स मिलते थे, बट इस बार के इनका खाता जो है दे आर इन द कंपटीशन, या तो वो दूसरे नंबर पे या तो तीसरे नंबर पे इनके कैंडिडेट्स है। तो कहीं ना कहीं टक्कर 2 पार्टियों के बीच में था, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाजी मार ली। और मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो लगाया दे दिया है, यहाँ बताया था जिसपे उन्होंने इलेक्शन इस पे जीता है, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो फुलफिल कर पाएंगे, बिकॉज वो किसी के लिए भी फुलफिल करना जो है इम्पॉसिबल है। कल अभी सरकार बनी नहीं तो इनके यू टर्न्स हमें देखने को मिले। उमर साहब जो है जो कि आज चीफ मिनिस्टर का जो इनको आज न्योता मिला है कि यू विल बी द सीएम फेस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। एक दिन पहले जब इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया तब वो कह रहे थे कि हमारी सरकार आने के बाद हम सबसे पहले 370 पे काम करेंगे। तो इलेक्शन जीतने के बाद पहला उनका स्टेटमेंट आया कि 370 पे हम बाद में बात करेंगे, अभी तो नहीं लगता कि वो कुछ हो पाएगा। तो यू टर्न पहले ही दिन इन लोगों ने मार दिया। तो लोग जो है वो समझते हैं इनके जो इनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे हैं वो खोखले हैं। तो वो आने वाला जब चुनाव 5 साल के बाद होगा तो लोग उस टाइम उनको जवाब दे देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ख़ैर वो लोग तो ख़ैर अब बहुत होशियार हो गए हैं और लोगों को अब सोशल मीडिया की वज़ह से भी बहुत अवेयरनेस आई है और उसका एक रिज़ल्ट आपने देखा ही होगा कि आपके यहाँ के डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जो पाकिस्तान आए हैं, उनको लग रहा था शायद पाकिस्तान में उनकी बड़ी आवभगत होगी, पाकिस्तान वाले बड़ा वेलकम करेंगे, लेकिन एक के बाद एक उनके तमाशे जो हैं वो चलते जा रहे हैं और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बहुत उनका मज़ाक बना रहे हैं। आप कैसे देखते हैं उनके विज़िट को? देखिए, सबसे ये चीज़ है कि अपने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जो है, उनको तो अब पाकिस्तान में जन्नत भी नज़र आने लगा है। मैंने तो ये सुना है कि उनको वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जन्नत या पाकिस्तान में जो है बंदा जन्नत में ज़्यादा करीब हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। मैंने वो स्टेटमेंट्स भी देखे थे और मैंने कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट्स देखे थे, जहाँ पे वो कहीं न कहीं हमारी एक बहन जो है उनको काउंटर क्वेश्चन कर रही थी। तो उनको लगता था कि कहीं न कहीं उस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, तो ही वाज़ ट्राइंग टू डाइवर्ट दैट क्वेश्चन। तो पाकिस्तान की अवाम जो है ऑलरेडी उन लोगों ने उसको कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उससे वो खुश नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये चीज़ है भारत जो है देश का सबसे जो दुनिया का एक सबसे पावरफुल जो मुल्क माना जाता है भारत। जब भारत ने ज़ाकिर नाइक को यहाँ से ऑलरेडी निकाला था क्योंकि हमें पता था कि ज़ाकिर नाइक जो है उसका आई कैन से कि उसकी नीति क्या है, वो सोचता क्या है, उसका चाल-चलन क्या है। ही इज़ ट्राइंग टू सेपरेट द वहाबिज़्म, रेडिकलिज़्म जो है उसका वो पुजारी है। तो आज वो ऑलरेडी पाकिस्तान ऑलरेडी रेडिकलिज्म से इतना सारा गुजर चुका है, तो अब आपको उस इंसान को न्योता देने की क्या जरूरत थी। अब आज चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त है कि पाकिस्तान की आवाम ने कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये बंदा जो है ये तो हमें डुबा लेगा, हम तो डूबे हिस्सा ना तुम्हें भी डुबा लेंगे। तो ये बंदा वो चीज कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान की आवाम ने उसको जवाब दे दिया है। एंड आई एम ग्लैड एट लीस्ट कि पाकिस्तान के ऐसे बहुत सारे यंग जनरेशन में देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे देख रहा था, जो काउंटर कर रहे हैं जाकिर नाइक को कि ये जो है इसको आना नहीं चाहिए, हमारे मुल्क को खराब कर लेगा। तो मेरी यही विनती रहेगी जितने भी लोग हैं, जितनी भी कंट्रीज है, कि ऐसे शख्स को आप पनपने ना दीजिए जो आपके मुल्क को जो है ऑन द बेस ऑफ रिलीजन जो है वो डिवाइड कर ले। बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी मुझे भी बहुत खुशी है कि ये बहुत बुरी तरह से एक्सपोज़ हुए पाकिस्तान आकर और जो इनके आने से पहले बातचीत चल रही थी और लोग समझ रहे थे कि शायद इन्हें बड़ा वेलकम किया जाएगा और पब्लिक भी बड़ी खुश होगी, ऐसा नहीं है। पब्लिक ने बढ़-बढ़ के इनके साथ कई ऐसे कंट्रोवर्शियल किस्म के क्वेश्चन्स किए जिसका ये जवाब नहीं दे पाए और उसके बाद हमारी जो एयरलाइन है पीआईए उसने अलग इनसे पैसे ले लिए और उसके ऊपर भी लेकिन साजिद क्या लाए होंगे ये इतना इतना सामान क्या आपके ख़्याल से ले आए? जिसके लिए इनको एक्स्ट्रा ड्यूटी पे करनी पड़ गई। मुझे लगता है कि शायद उनके जो बैगेज है जो ये तो ऐसा तो लग रहा था कि खाली है। ही वाज एक्सपेक्टिंग कि आई मे गेट द गिफ्ट्स फ्रॉम द पाकिस्तान। पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाना इजी है, क्या पता कुछ चंदा दे ले, क्योंकि पाकिस्तान जो ऐसा मुल्क है जो है, इनका एक हिस्ट्री रहा है कि मांगने में ये बहुत बहुत ही आगे है और मांगने में कोई भी इनका कंपटीशन नहीं कर सकता। तो जाकिर नाइक को लगा कि ऐसा मुल्क है जहाँ इसको भी कुछ ना कुछ बैग्स में या कुछ ना कुछ काइंड ऑफ गिफ्ट्स बोल दें आप, गुड्स बोल दें आप, या मे बी कुछ ये ज़कात बता दें कि ज़कात दे दे, शायद पाकिस्तान की आवाम इसको ज़कात दे दे। लेकिन बदकिस्मती से है इसको खाली वापस वो बैग लेना पड़ा।
बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन अभी खैर ये 28 तक इधर ही हैं, अब देखते हैं उस बीच में ये और कौन-सी नई बात करते हैं। वैसे तो उनकी बहुत सी चीज़ें ऐसी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहीं। लेकिन अगर हम बात करें एससीओ की मीटिंग होने वाली है, 2-3 दिन रह गए हैं बीच में। पाकिस्तान में पूरी तैयारी है, बल्कि मंडे से लेकर और थर्सडे तक यहाँ पर तो ऑफ भी दे दिया गया है 2-3 दिन का। स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज़ सब कुछ बंद होगा। आर्मी भी लग गई है, रेंजर्स लगे हुए हैं इस्लामाबाद जहाँ मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे आपके डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उनका बहुत इंतज़ार है, वो आ रहे हैं। आप डॉक्टर जयशंकर के विज़िट को कैसे देखते हैं? वैसे उन्होंने कहा है कि वो इंडिया-पाकिस्तान पे बात नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी बहुत बात शायद करनी पड़ ही जाए उनको। देखिए, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। आपने कहा कि पूरी तैयारी हो चुकी है। जैसे मैं समझता हूँ, जैसे मैंने चीज़ों को देखी है कि वहाँ पाकिस्तान में जो है चीज़ें अभी भी पीसफुल नहीं हैं। रिसेंटली जो वहाँ पे पीटीआई की जो प्रोटेस्ट देखने को मिले, उसमें हमने देखा कि कैसे पाकिस्तानी रेंजर जो है, वो ओपनली फायर जो है वहाँ के अवाम पे या उनके सपोर्टर्स पे है, जो वो कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं मुझे भी लगा कि वहाँ तशद्दुद का माहौल है और आज जैसे आपने कहा कि कुछ ही लम्हे बचे हुए हैं अब इस मीटिंग को, तो लेकिन इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान की जो कैपिटल सिटी है, वहाँ पे आज तशद्दुद का माहौल है। कैसे ये चीज़ हो पाएँगी और आप दुनिया को क्या मैसेज दे पाएँगे? तो दूसरा नहीं, नहीं, चीज़ है इस आज आज नहीं, नहीं, आज तशद्दुद का माहौल नहीं है, वो 2-3 दिन पहले तक था। अब वो पीटीआई के वर्कर्स जो निकल कर आए थे, वो वापस केपीके जा चुके हैं या जहाँ से भी वो आए थे, वो चले गए। बट यू इस्लामाबाद अब कांट पूरी तरह से एक्सपेक्ट क्लियर कर दिया गया है। बट यू कांट एक्सपेक्ट कि क्राउड जो है हमारे तरीके से चले। क्राउड का जब मन करे, जब कहीं मन करे, सो क्राउड कभी हमारे इशारों पे या ये कह सकता हूँ कि हमारी सोच के हिसाब से नहीं चलते। क्राउड का जब मन करता है वॉयलेंस या मॉब, आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्राउड कब मॉब में तब्दील होगा, वो किसी को नहीं, नहीं बता सकते। मगर क्राउड के जो लीडर्स हैं, वो उनको लेकर आते हैं और अगर उनको कंट्रोल कर लिया गया है और अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर केपी के थे, वो वापस जा चुके हैं और उसके बाद वो अपनी रूटीन की जो उनकी मीटिंग्स वगैरह वो अटेंड कर रहे हैं और उनको कह दिया गया है कि 17th तक थोड़ा अमन रहे। तो शायद मुझे लगता है कि कुछ खास गड़बड़ नहीं हो पाएगी। उम्मीद तो यही है, हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं। लेकिन वो डॉक्टर जयशंकर बात करेंगे क्या पाकिस्तान पे या आपको लगता है कि ज़रा भी बात नहीं हो पाएगी? देखिए, एक चीज़ जयशंकर साहब का आपने स्टांस देखा होगा व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशन, एंड ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट द स्टैंड्स कि आप जो है टॉक्स, जो टेबल टॉक्स आप कह रहे हैं, किससे की जाए पहली चीज़ और किस चीज़ पे बात कर लें? क्या बचा ही क्या है कि आप डिस्कस करने को बैठे। देखिए, एक पाकिस्तान के जो है आज भी आपने अगर देखा होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब या होम मिनिस्टर साहब या डिफेंस मिनिस्टर साहब, जैसे अपने फॉरेन मिनिस्टर की बात करें, उनका एक क्लियर स्टांस रहा है कश्मीर पे कि कश्मीर पे अगर कोई बात होगी वो पीओजे की पे बात होगी। जम्मू कश्मीर जो है आरडी 5 अगस्त पे जो है वो सॉर्ट आउट हो चुका था। हमारा एक टूट अंग जो है, जिसको हम जख्मी अंग बोलते हैं, वो आपके कब्जे में है, पाकिस्तान के कब्जे में है। अगर बात होगी तो उस पर बात होगी। जम्मू कश्मीर का मसला 50% तब कंप्लीट हुआ जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था। So there is no point to discuss the Jammu and Kashmir with the Pakistan because Pakistan has no stand on the Jammu and Kashmir. दूसरा चीज़ मैं आपको बता दूं, आप कह रहे हैं कि क्या इस मीटिंग से, मैं आपको ये चीज़ कह दूं कि जैसे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है एंड आई हैव सीन द स्टेटमेंट्स ऑफ द, जहाँ जब मोदी साहब यहाँ आए थे उनके स्टेटमेंट्स भी मैंने देख लिए, तो दे हैव अ वेरी क्लियर स्टैंड कि पाकिस्तान से कोई बातचीत होगी भी नहीं। और पाकिस्तान से बातचीत किससे होगी? पहली चीज़ है कि क्या वहाँ पे कोई ऐसी सरकार है जो अपने पैरों पे कोई टिकी है? वहाँ पे कब किस सरकार की कब टांगे अपनी कांप ले, किस सरकार का कब सरकार, कौन सी सरकार को आर्मी, पाकिस्तान आर्मी कब खींचे, किसी को नहीं पता। तो वहाँ पे तो कोई चीज़, एक चीज़ स्टैंड गवर्नमेंट कोई है नहीं, इलेक्टेड गवर्नमेंट कोई है नहीं। अब सिलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ क्या बात करें वो मुझे अभी तक समझ नहीं आई। कि पाकिस्तान में तो अक्सर ही सिलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, इलेक्टेड बहुत ही कम आई है कभी। लेकिन ये ज़रूर है कि हिंदुस्तान-पाकिस्तान में कश्मीर की सिर्फ़ बात नहीं रह जाती है, ट्रेड की भी बात हो सकती है और कई चीज़ें। लेकिन जैसा कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो हिंदुस्तान-पाकिस्तान के बारे में बात ही नहीं करेंगे, वो भी ठीक है, इसलिए कि एससीओ की मीटिंग जो है वो हिंदुस्तान-पाकिस्तान की बात के लिए नहीं है। लेकिन कई दूसरी कंट्रीज़ भी इसमें शामिल हैं, जिसमें कि चाइना भी है। चाइना के साथ आप हिंदुस्तान के रिलेशंस को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान के साथ तो खैर टेंशन रहती है और क्योंकि हम एक-दूसरे को ज़्यादा समझते हैं, तो हम एक-दूसरे को टीज़ भी ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन चाइना के साथ आप किस तरह देख रहे हैं कि रिलेशंस बेहतर होने जा रहे हैं या नहीं? देखिए, एक चीज़ है चाइना जो है, मुझे लगता है कि मैंने अभी पास में भी कुछ ऐसे मीटिंग्स देखी थी, जहाँ पे चाइना के कहीं कहीं ऐसे कुछ लीडर्स जो थे, जिन्होंने कहा कि वी वांट टू हैव पीसफुल रिलेशन विद द इंडिया, एंड इंडिया
को आई कैन से द वाइस वर्सा विद इंडिया। इंडिया भी चाहती है कि हर किसी मुल्क, जो भी कोई मुल्क है, उसके साथ जो है बैक चैनल हो या फोर फ्रंट पे हो, उनके जो ताल्लुकात है वो अच्छे रहे। बट क्या दुनिया को ये चीज़ नहीं पता है कि पाकिस्तान जो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म है, इज बैक्ड बाय द चाइना। हर किसी को पता है कि पाकिस्तान से ज़्यादा एनिमी जो है, पाकिस्तान से ज़्यादा खतरनाक जो है, वो ड्रैगन है, दैट्स द चाइना। चाइना जो है कोशिश कर रहा है हर बार, अगर आज वो फोर फ्रंट पे कहीं लड़ नहीं रहा है, लेकिन बैक एंड पे तो पाकिस्तान को ही वो सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के पास क्या इतना पैसा है कि वो हथियार बेच सके? क्या पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि वो टेररिज्म कर पाए? सो इट इज़ ऑल स्पॉन्सर्ड बाय द चाइना। जो मेरी अपनी पर्सनल जाती जो सोच है कि मुझे लगता है कि चाइना के इसमें हाथ है। एंड आई थिंक कि मैं ये कह सकता हूँ कि देयर इज नेवर माइंड कि मे बी कोई ऐसा बैक चैनल, या मैं ये कह सकता हूँ कि उस टॉक्स एससीओ मीटिंग्स में क्या पता चाइना के साथ कोई ऐसी बात हो जहां दो मुल्कों के बीच में एक आपस में समझौता हो, चाहे ट्रेड के रिलेटेड जैसे आपने जिक्र कर लिया, या हालात के रिलेटेड जैसे आपने देखा होगा लद्दाख में भी हर बार कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि शायद मे बी बैक चैनल्स पे या फोर फ्रंट पे जब बात हुई इनके साथ, तो ये मसला जो है वो ऑन टॉक्स ऑन टेबल ये हल होगा। देखिए, बिल्कुल ये इस तरह के मामले जो हैं वो हल होने चाहिए, इसलिए कि ज़ाहिर है कि इस तरह की टेंशन या वॉर या इस तरह की जो भी झगड़े होते हैं या टेंशन होती है, वो किसी को भी सूट नहीं करती। लेकिन लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगी कि कश्मीर में जो नई जनरेशन आ रही है, आपके ख़्याल से वो किस तरफ जा रही है? कौन-सी फ़ील्ड उनको पसंद आ रही है और आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? जो पहले एक माहौल रहता था कश्मीर का, कभी पथराव हो रहा है, तो कभी टेंशन बनी है, कभी इंटरनेट नहीं चल रहा, तो कभी मोबाइल सर्विसेज़ का हम सुना करते थे। तो अब तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है कश्मीर की, वो आपके ख्याल से किस फील्ड में आगे जा रही है? देखिए, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट एक यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है अभी जम्मू कश्मीर श्रीनगर में, अभी एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है। 40 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट जो है श्रीनगर में वापस आ चुका है। वो कल उसका एक पहला दिन था, आज दूसरा दिन था। यहाँ इंटरनेशनल जितने भी खिलाड़ी उसमें क्रिस गेल भी आते हैं, वो भी यहाँ श्रीनगर में है, क्रिकेट खेल रहे हैं। और यहाँ के नौजवान जो है उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 40 साल से ये चीज़ मिसिंग थी। हमारी जनरेशन के लोगों ने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ देखा नहीं। अब आज पहली बार हम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को अपनी धरती पे खेलते हुए देख रहे हो। एक जी, साजिद, आप यूथ का बता रहे थे मुझे। देखिए, यहाँ का जो यूथ है, जो आज जम्मू कश्मीर का यूथ जो है, उसको जो उनकी ऑलमोस्ट मैं कह सकूँ जो 30 साल की एज जिनकी ना हो, या जो 30 साल की उम्र में चल रहे हैं, उनने कभी जम्मू कश्मीर में कभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं देखा था। तो आज श्रीनगर में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है, क्रिकेटर्स 124 क्रिकेटर्स जो है इंटरनेशनल, वो आज श्रीनगर में है, वो श्रीनगर में खेल रहे हैं यहाँ पे। और साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि कश्मीरी नौजवान जो है, कश्मीरी आवाम जो है, वो बहुत ही उत्साहित है इस चीज़ को देखने के लिए कि अपने सामने फेस टू फेस वो इंटरनेशनल क्रिकेट्स को देख रहे हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है, जो जम्मू कश्मीर का यूथ जो है, वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करता है कि असेंबली इलेक्शंस भी हो गए। अब ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं उसका रोज़गार का मसला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि आज जो है, जैसे दूसरे ममालिक के जितने भी लोग हैं या बाकी जो वहाँ की यूथ, उनसे कहीं ना कहीं कम्पीट करने का टाइम आ गया है। क्योंकि जब आपकी फैसिलिटीज़ जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गए, जब आपके एजुकेशन सेक्टर में बेहतरी आने लगी 2019 के बाद, कहीं ना कहीं यहाँ का युवा जो है वो भी देश के साथ आगे बढ़ रहा है, वो भी दूसरे ममालिक के साथ कहीं ना कहीं कम्पीट कर रहा है। आप कश्मीर नौजवान देख लिया आज, वो न कि इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में हर किसी लेवल पे, हर किसी सतह पे कहीं ना कहीं वो कम्पीट कर रहा है, वो देश का नाम जो है वो रोशन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कश्मीरी आवाम जो है आज कहीं ना कहीं वो आगे खुद को आगे करना चाहता है, और खुद को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो देश के साथ वो आगे बढ़ना भी चाहता है। और साथ साथ में जो है यहाँ का आवाम जो है, यहाँ का जो युवा पीढ़ी खासकर है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज जो है वो पीस, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट, इसके बगैर आज कुछ वो सोचता नहीं। ही डोंट थिंक अबाउट कॉन्फ्लिक्ट एनी मोर, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट की दुकान जो है 2019 में ही बंद हो गई थी। बिल्कुल ठीक है और ऐसा ही होना भी चाहिए कि यूथ हो, चाहे जो भी जनरेशन हो, कश्मीर की या कहीं की भी, वो बिल्कुल आराम से रहे और अपनी मर्ज़ी से रह सके। बहुत शुक्रिया कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू थैंक यू। सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।